नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि साल 2020 में हरियाणा गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर के आई थी, जिस एक्ट के तहत वो हरियाणा के लोकल रेसिडेंट्स को 75% रिजर्वेशन दे रही थी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में। इस एक्ट को चैलेंज किया गया था कोर्ट में और ये मामला कोर्ट में 2021 से ही पेंडिंग था। फाइनली कल जाकर के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और इस एक्ट को क्वैश कर दिया। तो आइए इस एक्ट के बारे में समझते हैं कि आखिर इस एक्ट में था क्या और इसके ऊपर इतना बवाल क्यों हो रहा था और क्यों कोर्ट ने इस एक्ट को क्वैश कर दिया है। तो देखो, कहानी स्टार्ट होती है 2019 में। हम सबको पता है कि हरियाणा में चुनाव थे 2019 में, और इस चुनाव में बीजेपी और जेजेपी की गवर्नमेंट मिला जुलाकर बनती है। जो अभी के सीएम है हरियाणा के, दुष्यंत चौटाला साहब, उन्होंने कई सारी रैलीज में और उन्होंने वहां की पब्लिक और अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये चीज कही थी कि वो जो हरियाणा के लोकल्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का कुछ इंतजाम करेंगे। तो ठीक एक साल बाद वो अपने वादे को पूरा करते हैं और वो एक एक्ट लेके आते हैं जिसको कहते हैं हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। अब बेसिकली ये एक्ट क्या करता था? ये एक्ट 75% रिजर्वेशन देता है प्राइवेट सेक्टर में जो हरियाणा के लोकल्स हैं उनको, यानी कि जो हरियाणा के रेसिडेंट्स हैं उनको। अब ये एक्ट पार्शियल रिजर्वेशन देता था, मतलब ये कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज पे लागू नहीं था। जो भी पोस्ट 30,000 सैलरी स्लैब के नीचे आती थी उनके ऊपर ही ये रिजर्वेशन लागू था। अब ये रिजर्वेशन किन किन कंपनीज पे अप्लाई होता था? प्राइवेट कंपनीज तो थी इसमें, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं, उन पे लागू होता था। सोसाइटीज पे लागू होता था, ट्रस्ट पे लागू होता था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स पे लागू होता था। वैसे ही कोई भी अगर पर्सन है, इंडिविजुअल है, जो अपने अंडर में 10 या 10 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है, उसके ऊपर भी ये चीज लागू होती थी। अब हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये एक्ट बहुत अच्छा था वहां के लोकल्स के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम करा था गवर्नमेंट ने। पर इस पे प्राइवेट कंपनीज में काफी बवाल मच गया, क्योंकि देखो बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं जो बाहर से आते हैं और इन कंपनीज में काम करते हैं। जैसा कि आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैं बात कर रहा था इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की, वहां पे मैंने बताया था कि हरियाणा कैसे एक ऑटोमोबाइल हब है और वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। ऑटोमोबाइल्स की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी जैसी कंपनी है जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल रखी हैं हरियाणा में, जहां पे स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है। अब इन्हीं कंपनीज को बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई थी कि अगर ये एक्ट लागू हो जाता है, हालांकि ये एक्ट लागू नहीं हो पाया था, उससे पहले ही कोर्ट में चैलेंज हो गया था, तो उन कंपनीज को ये टेंशन थी कि अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो हमें जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनमें उनको खोजने में बड़ी दिक्कत होगी। अब आप खुद एक एग्जांपल से समझो कि मेरी सैलरी 25,000 रुपए है और आपकी सैलरी भी 25,000 रुपए है। मैं हरियाणा का लोकल हूं, मैं हरियाणा से आता हूं, आप किसी और स्टेट से आते हो, जैसे पंजाब या राजस्थान से आते हो, आपको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, आप अच्छे स्किल्ड वर्कर भी हो और मैं अनस्किल्ड हूं, मुझे काम आता भी नहीं अच्छे से और मेरे को एक्सपीरियंस भी आपसे कम है, लेकिन मुझे नौकरी मिल जाती है और आपको नहीं मिलती है। और सिर्फ इस बेसिस पे मुझे नौकरी मिल जाती है क्योंकि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, मैं वहां का लोकल हूं। तो ये बात आपके साथ गलत हो जाएगी और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इसी इशू को लेकर के फरीदाबाद कंपनीज एसोसिएशन ने इस एक्ट को चैलेंज कर दिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जब तर्क पूछा सरकार का कि आप किस बेसिस पे ये एक्ट लेकर के आए हो, तो हरियाणा गवर्नमेंट सीधा सीधा आर्टिकल 16 आगे कर देती थी। अगर हम मोटा मोटा समझे कि आर्टिकल 16 क्या कहता है, तो आर्टिकल 16 बेसिकली यही कहता है कि अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट के केस में इक्वालिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट कंपनीज में। दूसरी चीज, उसने 7 ग्राउंड्स दिए हैं, रिलीजन के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, डिसेंट के और प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के। ये 7 ग्राउंड्स के बेसिस पर किसी भी सरकारी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के मैटर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिया के सिटीजन के साथ। यही कहता है आर्टिकल 16। तो हरियाणा गवर्नमेंट का तर्क यह था कि आर्टिकल 16 जो है ना, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज पर लागू होता है या गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन पर लागू होता है, तो या प्राइवेट कंपनीज पर लागू ही नहीं होता। तो हम प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनीज के लिए तो कोई भी एक्ट बना सकते हैं, वहां पे उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो हम अपनी जगह बिल्कुल भी सही है, ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट का तर्क था। अब इस पे 2 तर्क दिए हैं हरियाणा एंड पंजाब की हाई कोर्ट ने। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा है कि देखो, 2 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 और दूसरा आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 बेसिकली इक्वालिटी की बात करता है कि लॉ के सामने सारा इंडिविजुअल, सारे सिटीजन्स एक बराबर हैं, इक्वल हैं। और आर्टिकल 15 भी यही 7 ग्राउंड्स देता है कि इन 7 ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कंट्री में। तो कोर्ट ने यह कहा है कि जो आर्टिकल 15 और 14 है,
ये दोनों ब्रॉडर आर्टिकल्स हैं, यानी कि एक अम्ब्रेला आर्टिकल्स हैं, और इसके अंडर में ये आर्टिकल 16 आता है जो कि स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो आप आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करके आर्टिकल 16 को लागू कैसे कराओगे? आपको तो वो चेक बॉक्सेस सारे फिल करने हैं ना, सारे टिक करने हैं ना। आपके ऊपर के ही 2 चेक बॉक्स अगर क्रॉस हैं तो नीचे वाला टिक करके भी क्या कर लोगे? आपको लॉ को लागू कराने के लिए सारे चेक बॉक्सेस टिक होने चाहिए, सारी चीजें सही होनी चाहिए। तो यहां पर तो आर्टिकल 14 और 15 को डायरेक्टली ये एक्ट वायलेट करता है। ये तो पहला तर्क दिया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। दूसरा तर्क पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का क्या था कि देखो, आर्टिकल 16 कहता है सरकारी ऑफिसेस को या सरकारी कंपनीज को या उनके इंस्टीट्यूशंस को कि आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रखोगे एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा, आप इन 7 ग्राउंड पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। तो जब खुद कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल सरकारी कंपनियों को और उनके इंस्टीट्यूशंस को मना कर रहा है ये चीज करने के लिए, वही सेम चीज आप प्राइवेट कंपनीज पर कैसे लागू करोगे? अब यहां पर बात इंटरप्रिटेशन की आती है। देखो, कोर्ट कभी भी एक्सप्रेस्ड वर्ड्स पर नहीं चलता है। कोर्ट की अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है हर एक आर्टिकल की। केस वाइज केस वो हर आर्टिकल को इंटरप्रेट करता है और अपनी इंटरप्रिटेशन पर डिसीजन देता है। तो कोर्ट ने कहा कि एक तो पहली चीज तो आपका आर्टिकल 14 और 15 को ये एक्ट वायलेट कर रहा है, और जो चीज खुद कॉन्स्टिट्यूशन हमें मना कर रहा है करने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज को, वो आप सेम चीज प्राइवेट कंपनीज के साथ कैसे कर सकते हो? और इस पे आगे चल के कोर्ट ने एक एग्जांपल भी दिया कि सपोज एक बिल्डर है, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है और वहां पे उसको लकड़ी का काम कराना है। तो मोस्टली लकड़ी के कारीगर जो है वो कश्मीर से आते हैं। उनको काम पर ना रख के किसी और को काम देते हो जो कि उतना स्किल्ड भी नहीं है, तो ये उस एम्प्लॉयर के साथ भी गलत होगा, उस बिल्डर के साथ भी गलत होगा, और उस पर्सन के साथ भी गलत होगा जो इतनी स्किल और इतने एक्सपीरियंस लेकर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा है। तो इन्हीं बेसिस पर, इन्हीं 2 तर्कों के बेसिस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और कहा कि ये वायलेटिव है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को ये डायरेक्टली ब्रीच कर रहा है, आर्टिकल 14 और 15 को ब्रीच कर रहा है, इसलिए एक्ट को लागू किया ही नहीं जा सकता है और इस एक्ट को इसीलिए क्वाश कर दिया है। हालांकि जो सीएम है हरियाणा के और डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी के थ्रू। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन होता है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कोई भी केस लेकर के। तो उन्होंने यही कहा है कि हम एसएलपी के थ्रू इस कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करेंगे। अब आगे क्या होता है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।